हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित गौड़। और आज हम क्लास 10th के सेकेंड लेक्चर में हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन को। ठीक है, तो हम यहां पर न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे ह्यूमन बीइंग्स में मेनली। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो उसके 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वो 5 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इंजेस्टन। ठीक है, इंजेस्टन में क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को अंदर लेना। ठीक, इसे कहेंगे हम इंजेस्टन। सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल वंस। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम इनटेक किया उसको अब किसमें, सिंपलर फॉर्म में क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा। ये तो होता है डाइजेशन। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपल मटेरियल में जो चेंज हो चुका है, अब इसका एब्जॉर्प्शन होगा किसमें, बॉडी में। ठीक है, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो कि एब्जॉर्ब हो जाएगा किसमें, ब्लड में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मीन है कि जो फूड मटेरियल या जो सिंपल मटेरियल अब एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में, उसका अब क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, यानी उसको अब उपयोग में लाया जाएगा। नेक्स्ट और जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है इजेस्टन। इजेस्टन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी जो कुछ भी बेकार पदार्थ बचा या जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल अब बचा उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन में। आगे दिया हुआ है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस एज इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन। ठीक है, अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग प्रकार के कार्बन सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन की जो प्रोसीजर है या प्रोसेस है वो किस तरह से कंप्लीट होती है उसको देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, इंजेस्टन ऑफ फूड। तो इंजेस्टन में क्या होगा, जो यहाँ पर देखो दो एक पूरा डायग्राम दिया हुआ है, फ्लो चार्ट। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमंस में, वो दिए हैं एक साइड में, इस साइड में, और इस साइड में उन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है माउथ। माउथ में क्या होता है, इनटेक ऑफ होल फूड। ठीक है, जितना भी फूड आप करें आपके पास है वो उसको क्या करेंगे, आप माउथ के द्वारा इनटेक करेंगे। इनटेक कर लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे, टीथ के थ्रू, यानी अपने दांतों के द्वारा क्या करेंगे, उसको च्यू करेंगे और ग्राइंड करेंगे, उसको चबाएंगे और मिक्स करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या होता है फिर टंग। टंग से क्या होता है, रोलिंग ऑफ फूड एंड टेस्टिंग ऑफ फूड, यानी जो चबाने के दौरान फूड को बार बार घुमाया जाता है मुंह में, जिससे वो अच्छे से चबाया जा सके और ग्राइंड किया जा सके। दूसरा होता है टेस्टिंग ऑफ फूड। हमारी टंग के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो हमें अलग अलग तरह के टेस्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। तो टेस्टिंग ऑफ फूड। उसके बाद है स्वैलोइंग, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। और तीसरा जो फंक्शन है टंग का वो है कि फूड जब अच्छी तरह से चबा लिया जाता है उसके बाद उसको निगलने में भी ये सहायता करती है या पीछे की ओर उसको धकेलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सिक्रीट सलाइवा एंड म्यूकस। सलेवरी ग्लैंड्स सलाइवा और म्यूकस को सिक्रेट करती हैं। ठीक है, यानी लार और एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसको म्यूकस बोलते हैं। इस सलेवरी ग्लैंड से निकले सलाइवा में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में चेंज कर देते हैं। वो एंजाइम कौन से होते हैं, ये सलेवरी एमाइलेज। ठीक है, जिसका एक अदर फॉर्म होता है टाइलिन, टाइलिन भी बोलते हैं उसको। तो उसके द्वारा जो स्टार्च होगी फूड के अंदर, जो स्टार्च प्रेजेंट होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, शुगर में या कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इतना होने के बाद ये इतनी जो प्रोसेस थी कहाँ पर कंप्लीट हुई है, पूरी माउथ में। तो एक तरह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्टार्च है जो है वो शुगर में कम चेंज हो रहा है। इसका मतलब फूड का डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला जो स्टेप आता है वो है ईसोफेगस।
ये ईसोफेगस क्या है, एक नली होती है जो माउथ को स्टमक से जोड़ने का काम करती है। इसके अंदर किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता, मतलब कोई भी केमिकल डाइजेशन नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ क्या है कि ये माउथ से फूड को स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है। तो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाई पेरिस्टालिक मूवमेंट्स। ठीक है, पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पेरिस्टालिक मूवमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला मूवमेंट होता है। इसमें जो ईसोफेगस है पहले कॉन्ट्रैक्ट होगी फिर रिलैक्स होगी। इस तरह से फूड क्या है वो एक धक्के के साथ धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता हुआ बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो अगला स्टेप आता है वो है स्टमक। ठीक है, यानी फूड जो माउथ में च्यू हुआ उसके बाद थोड़ा सा डाइजेस्ट भी हुआ, वो ईसोफेगस के थ्रू अब कहाँ गया है, स्टमक में आ गया। यहाँ पर स्टमक से निकलने वाले गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, उसके अलावा HCl एसिड होता है और म्यूकस होता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और HCl क्या करता है, मेक्स मीडियम एसिडिक। और ये जो मीडियम है, ठीक है, पहले जब मुंह में लार होती है उस समय जब फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है तो वो बेसिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो HCl है वो उसके प्रभाव को या इफेक्ट को कम कर देता है और उस मीडियम को किस में चेंज कर देता है, एसिडिक मीडियम में, जिसके बाद पेप्सिन या अलग अदर एंजाइम्स पर एक्शन कर सके अपना। ठीक है, तो दो चीज़ें समझ लिए, पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करेगा और उनको पेप्टोन्स में चेंज कर देगा। ठीक है, प्रोटीन्स को किस में चेंज करेगा, पेप्टोन्स में। ठीक है, उसके बाद HCl जो है वो एसिडिक मीडियम बनाएगा, लेकिन इसके अलावा वो एक और काम करता है कि वो जितने भी लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको भी गलाने का काम करता है। इसके अलावा HCl एक और काम करता है, वो जितने भी बैक्टीरिया उस फूड के अंदर बचे आए, ठीक है, माउथ से जो बच के आ गए हैं उसमें, उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है भाई, म्यूकस करता है प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। आपके स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किससे, इसी HCl से। HCl क्या है, एक तरह का एसिड है, और एसिड जो है वो किसी भी चीज़ को गला सकता है, तो वो आपके स्टमक को भी गला सकता है। इसलिए आपके स्टमक को गलने से बचाने के लिए आपका स्टमक म्यूकस को रिलीज करता है, जिससे कि वो प्रोटेक्ट रह सके। नेक्स्ट आगे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद जो फूड है वो अब धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम्स रिलीज होंगे और वो कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को और प्रोटीन्स को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को वो किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएंगी एमिनो एसिड्स में। यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में हो रहे हैं, इसका मतलब ग्लूकोज एक तरह का मोनोसेकेराइड होता है, और सबसे छोटी जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो मोनोसेकेराइड्स ही होती हैं, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर फूड पहले किस में था, कॉम्प्लेक्स, यानी कार्बोहाइड्रेट कैसा है, जो बात हो रही है वो कॉम्प्लेक्स में है, और इसको फिर किस में चेंज किया जा रहा है, सिंपलर में। और फैट्स भी कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स को किस में चेंज कर दिया जाता है, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में, और फैट्स इनसे ही मिलकर बने होते हैं। उसके बाद है प्रोटीन्स की जो यूनिट्स होती हैं, यानी जिनसे ये मिलकर बनी होती हैं, उनको कहते हैं एमिनो एसिड्स। तो ये भी सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिर क्या होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और काम होता है, वो यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं आगे, पहले आगे ले लेते हैं। ओके, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में रिसीव सेक्रेशंस फ्रॉम, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो अलग अलग ग्लैंड से दो अलग अलग प्रकार के सेक्रेशंस आते हैं, एक लिवर से, दूसरा पैनक्रियाज से। ठीक है, लिवर से और पैनक्रियाज से। लिवर से क्या आता है, वाइल, और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आता है। ठीक है, बाइल में क्या होता है, बाइल में किसी तरह का एंजाइम नहीं होता, ना कोई एसिड होता है,
बाइल क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाई करने का काम करता है और उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है, जिससे कि वो आसानी से डाइजेस्ट की जा सके या जो भी फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उन पर एक्शन कर सके अच्छे से, ठीक है। इसलिए दूसरा आता है पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, और पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में और लाइपेज फैट्स को लिपिड्स, यहाँ पर थोड़ा सा फैट्स को सिंपलर लिपिड्स में चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपलर आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक पर, सिंपलर लिपिड्स में चेंज कर देता है। आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अभी इतना डाइजेशन हो गया, ये सब डाइजेशन की प्रोसेस है। इतना डाइजेशन होने के बाद यहीं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब क्या होता है, यहाँ पर जो इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, उंगली के समान कुछ संरचनाएं होती हैं, उनको विलाई बोलते हैं। और ये विलाई क्या करते हैं, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। और जो सिंपलर फूड अब चेंज हो चुका है, जो कॉम्प्लेक्स फूड अब सिंपलर फूड में चेंज हो चुका है, उसको अब ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और ये एब्जॉर्ब किस में किया जाता है, ब्लड में, ठीक है, और इसको ब्लड में भेज दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक तरह से अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो फूड का डाइजेशन है वो मेनली पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहीं पर उसका फिर एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। अब जो कुछ भी बचता है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। उस फूड मटेरियल से और जो बचा हुआ मटेरियल है उसमें जो भी ज़्यादा मात्रा में पानी बचा होगा उसको क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी फिर मटेरियल बचेगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा, ठीक है, या वेस्ट मटेरियल बचा, उसको अब बॉडी से रिमूव करने का काम किया जाएगा। और रिमूव किससे होता है, वो एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको फीसिस के फॉर्म में या मल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, और फिर उसको भेज दिया जाएगा कहाँ, रेक्टम में। रेक्टम कहते हैं हिंदी में मलाशय, यानी उसमें वो कुछ टाइम के लिए इकट्ठा रहता है और फिर टाइम आने पर उसको मस्कुलर कंट्रैक्शन के द्वारा एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन या ह्यूमन डाइजेशन। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा फिगर के सहायता से यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे, किस तरह से जो कुछ भी हमने अभी पढ़ा वो कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर माउथ की। माउथ में देखिए पहले फूड का इनटेक होगा, यानी इंजेस्टन ऑफ फूड होगा, फर्स्ट नंबर यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये फूड यहाँ से हमने इनटेक किया, फिर ये टीथ के थ्रू क्या हुआ, ग्राइंड हुआ, मिक्स हुआ, च्यू हुआ, और वहाँ से सलाइवा मिक्स होकर के डाइजेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है यानी स्टार्च है उसको शुगर में चेंज कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जो 3 पेयर्स ऑफ जो सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग में। कितनी होती हैं, 3 पेयर्स, 3 पेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कितने पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं एक ह्यूमन बीइंग में। तो 3 पेयर्स, नंबर फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। अब ये फूड यहाँ पर आ गया, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा डाइजेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये फूड निगल लिया जाता है और ईसोफेगस से होता हुआ, ठीक है, ईसोफेगस से होता हुआ ये कहाँ पहुँच जाता है, हमारे स्टमक में पहुँच जाता है। स्टमक एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें पहुँचने के बाद, ठीक है, यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होगा, एक तरह से कह सकते हैं। डाइजेशन तो वैसे वहीं पर स्टार्ट हो गया, लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पर लगा लेते हैं हम। स्टमक में स्टार्ट हुआ और स्टमक में गैस्ट्रिक जूस निकला, उससे पेप्सिन, ठीक है, HCl और आपका म्यूकस निकला और उसने अपना अपना फंक्शन किया। उसके बाद ये फूड धीरे धीरे अब कहाँ पहुँचता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, यहाँ पर इसका फिर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन पहले यहाँ पर कुछ और डाइजेशन भी होता है, किसके द्वारा, इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। लिवर और पेनक्रियाज, ठीक है, ये लिवर है और ये पेनक्रियाज है एक। और लिवर जो होती है यहाँ पर एक और बहुत
इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँ आपको, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लिवर क्या है, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इससे बाइल निकलता है, वो इमल्सिफिकेशन करता है और लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को किस में तोड़ देता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, जिससे कि फैट डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स उसका डाइजेशन बड़ी आसानी से कर सके। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो ब्लड में चले जाएंगे और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल बचेगा वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। ये जो आपको मोटी सी इधर दिख रही है, ठीक है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, जबकि बीच में ये जो बीच में है ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, पूरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो लगभग 7.5 मीटर और 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबी होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और 7.5 मीटर लंबी होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद जब ये फूड यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर जो भी एक्सेस वाटर होगा वो उसको क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको फीसिस में चेंज कर दिया जाएगा, यानी मल में परिवर्तित कर दिया जाएगा और वो कहाँ पहुँच जाएगा, आपके रेक्टम में। देखो रेक्टम ये रहा, ये आपका रेक्टम है और इसमें इसको फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर समय समय पर ये एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है ह्यूमन डाइजेशन की। तो ठीक है, आपको समझ आ गया होगा आई होप, और बेहतर तरीके से आप अपना नोट्स बनाते रहिए लगातार, आपके बहुत काम आने वाले हैं ये। आप खुद से एनालिसिस करेंगे इसमें तो और ज़्यादा बेहतर समझेंगे। ठीक है, और आपको मैंने PDF नोट्स पहले ही प्रोवाइड कराए हुए हैं, आप उनसे भी पढ़िए। ठीक है, ओके, तो अगले लेक्चर में हम लेंगे रेस्पिरेशन को। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।